तो ये अपने पास कोई भी सब सेल हो, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, एस सब सेल रहेगा, मतलब उसमें एक ही ऑर्बिटल रहेगा। पी सब सेल की बात करें तो ऐसे किसी भी सेल का पी सब सेल हो, उसमें 3 ऑर्बिटल रहेंगे। इसी तरीके से किसी भी सेल का डी सब सेल हो, उसमें 5 ऑर्बिटल रहेंगे। किसी भी सब सेल का एफ सब सॉरी किसी भी सेल का एफ सब सेल हो तो उसमें 7 ऑर्बिटल रहेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने बोला था। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में दोबारा से पूरा बता देता हूँ कि ये अपने पास क्या बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो जो अपने पास ये 7 ऑर्बिटल्स है ना, इनके लिए अपन अलग अलग वैल्यू असाइन करेंगे कि जैसे अपन ने बोला एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल है तो 7 वैल्यूज अपने को असाइन करनी है। इसी तरीके से डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स है तो इन 5 ऑर्बिटल्स के लिए अपन 5 नंबर असाइन करेंगे, क्योंकि अपने क्वांटम नंबर बोला ये था कि हर चीज को अपने को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन करना है। इसी तरीके से जो ये अपने पास इसमें थर्ड ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है पी सब सेल में, इनके लिए 3 नंबर असाइन करने हैं। और एस जो है अपने पास, एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है तो इसके लिए अपने को एक नंबर असाइन करना है। तो किसी भी पर्टिकुलर सब सेल के लिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ एल की वैल्यू रहेगी, तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स है उनको नंबर देने के लिए अपन क्या करते हैं कि -L2 + L, ये उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उनके लिए m की वैल्यूज रहेगी। तो तो अपन ने अलग अलग बात किया होगा कि जैसे अपन एस सब सेल की बात करें तो सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। तो एस सब सेल किसी भी सेल का एस सब सेल है उसके लिए एल तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर एल 0 है तो एम की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी जो कि 0। तो मतलब अपन ने बोला ही था कि एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल होता है तो एक ही एम की वैल्यू भी आ रही है। तो जब भी एस सब सेल रहेगा उसके अंदर जो ऑर्बिटल आएगा उसके लिए एम की वैल्यू क्या रहेगी, 0। इसी तरीके से अपन बात करें किसकी, पी सब सेल। तो किसी भी सेल का अगर पी सब सेल है तो उसके लिए एल इक्वल टू पहली बात तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो अगर अपन एम की वैल्यूज निकालने जाएंगे तो -L2 + L मतलब -1 हाँ, तो -1 to +1 अपने पास क्या आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा और +1 आएगा। तो अपन ने देखा था अभी लिखा कि पी सब सेल में अपने पास 3 ऑर्बिटल होता है, ये चीज तुमको याद ही रखनी है। तो 3 ऑर्बिटल के लिए 3 वैल्यूज चाहिए, तो अपने को हो गया -1 0 और +1। इसी तरीके डी में निकालोगे तो 5 आ जाएगी, तो -2 -1 0 +1 +2। एफ में निकालोगे तो 7 वैल्यू चाहिए होगी क्योंकि 7 ऑर्बिटल है, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस तरीके से अपने को वैल्यूज निकालनी है। तो ये हो गया अपने पास। तो जितने सबसेल रहेंगे उतने ही, सॉरी जितने ऑर्बिटल रहेंगे एक सबसेल में उतनी ही अपने पास एम की वैल्यूज आएगी, तो उसको अपन ऐसे असाइन कर दे रहे इस तरीके से निकाल के। तो यही था मेनली तो इसमें। और अपन इनका वो वैल्यू इज इक्वल टू 2l + 1 ये क्या है? अरे वो ये बता रहा था ना, देखो अपने पास क्या है, ये इसकी वैल्यूज बता रहा है, ऑर्बिटल की वैल्यू ही बता रहा है। 2l + 1 से निकाल के देखो ये आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्म में लिखा था अपन इसको कि अगर किसी पर्टिकुलर सबसेल में तुमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है तुमको, 2l + 1। तो s के लिए लगाओ, देखो l क्या था 0, तो एक ऑर्बिटल आ गया। p के लिए l रखो 1, p सबसेल के लिए, तो अपने पास कितने ऑर्बिटल आ गए, 3। d के लिए l = 2 रखो तो कितने आ जाएंगे, 5। और अगर अपन बात करें किसकी, f, तो f सबसेल के लिए l की वैल्यू रखो 3, तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 7 ऑर्बिटल। तो किसी भी सबसेल के अंदर अगर ऑर्बिटल का नंबर निकालना है तो अपने पास ये फॉर्मूला रहेगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल इक्वल टू 2l + 1। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है जनरली कि जैसे अपन ने बोला कि एक सबसेल में ऑर्बिटल्स इस फॉर्मूले से अपने को निकालना है 2l + 1 से। तो अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नई चीजें लिख लेना इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर तो देखो अपन ने क्या बोला था कि एक सबसेल में जो ऑर्बिटल्स का नंबर रहेगा वो तो अपन निकालेंगे किससे, 2l + 1 से। और अपन ये चीज पहले बोल चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2 × 2l + 1। कि ऑर्बिटल्स हो गए अपने पास एक सबसेल के अंदर कितने, 2l + 1, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4l + 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ
पर्टिकुलर सबसेल, उसका फॉर्मूला अपने पास क्या बन जाएगा 4l+1 या 2 इंटू ब्रैकेट में 2l+1। तो एक एक पॉइंट लिख लेना। तो ये था अपने पास। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिलहाल तुमको ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है, इस ऑर्बिटल को क्या वैल्यू अपन प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। बाकी वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो रहता है उसके ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, कि जैसे अपन ने बोला कि अपने पास, ये भी अपन थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जैसे अपने पास पी सबसेल है, तो ये तो अपन बात कर चुके हैं अभी कि पी सबसेल में अपने पास 3 ऑर्बिटल है किसी भी पी सबसेल में। अब ये तीनों ऑर्बिटल्स को अगर देखोगे तो अलग अलग डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेंगे। एक एक्स के लॉन्ग रहेगा, इसलिए उसको अपन बोल रहे हैं पी एक्स। एक वाई के लॉन्ग रहेगा तो उसको बोल रहे हैं पी वाई। एक जेड का लॉन्ग रहेगा तो उसको बोल रहे हैं अपन पी जेड। तो ये अपने डायग्राम भी बनाए थे इसके, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। फिर से बताइए पीएक्स। डायग्राम बता रहा हूँ, देखो ये डायग्राम है। तो पी एक्स ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तुमको दिखेगा, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो तुमको एक क्लाउड बनता हुआ दिखाई देता है। तो देखो पी एक्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड तुमको ऐसा दिखेगा। तो ये जो शेप है इसको अपन डम्बल शेप बोलते हैं। तो देखो अगर पी एक्स है तो एक्स के लॉन्ग डम्बल रहेगा, वाई है तो वाई के लॉन्ग डम्बल रहेगा इस तरीके से, जेड है तो जेड के लॉन्ग डम्बल रहेगा, ठीक है। अच्छा ये डम्बल है तो ये जो अपने पास ये वाला पार्ट है ना, इसको अपन बोलते हैं लोब, LOBE लोब। तो एक डंबल में कितने लोब आ जाएंगे अपने पास 2। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पी ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं 2। डंबल पूछे तो कितना होता है 1। तो ये इस तरीके से अपने पास है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बनेगा ऐसा कुछ बनेगा अगर पी एक्स में मतलब पी सबसेल में जो 3 ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो इस तरीके के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे। पी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों एक्सिस के लॉन्ग। डी की अपन ने बात नहीं की थी, तो जैसे अपन बात कर रहे थे कि डी सबसेल है, तो किसी भी सेल का अगर अपने पास डी सबसेल रहेगा। सर नोड जो लिखा था वो बीच वाला पॉइंट हो गया क्या? नहीं, नोड अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब अपन वो पढ़ चुके होंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ओके सर। अब उस पे मत जाओ। हाँ अभी अपने को देखो वैसे अपने को काम आएगा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जो भी अपन ने पढ़ा नहीं है, मतलब इसके जस्ट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये इस पीरियोडिक टेबल में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना काम आता है, लेकिन मैं ये सब चीजें इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें अपने को जैसे पीरियोडिक खत्म होगी बॉन्डिंग में चाहिए होगी, और ये सब पढ़ा जाता है एटॉमिक के लास्ट में। तो अपन इधर बॉन्डिंग स्टार्ट कर चुके होंगे इनऑर्गेनिक में, और तब भी अपने पास उधर एटॉमिक एंड नहीं हुआ होगा, तो तब भी अपन नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैंने चीज अभी बता दी। तो जितना तुमको समझ में आ रहा ना उतने से तुम्हारा काम चल जाएगा, इसमें तुमको नहीं है। और अपन दोबारा फिर इसको रिवाइज कर लेंगे, फिजिकल पढ़ेंगे तब, और मेडिकल वालों के लिए मैं बोल दूंगा सर से, तो भी करवा देंगे तुमको भी। तो डी सबस्केल में अगर अपन बात करें तो अपन जैसे बात किया कि यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स है, तो भी जितना जरूरत है उतना ही पढ़ने वाले अपन। तो 5 ऑर्बिटल्स अपने पास होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 तरीके के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते थे। एक अपन बोल रहे थे डी एक्स वाई, एक अपने पास डी वाई जेड, एक अपने पास डी एक्स जेड, एक अपने पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक अपने पास डी जेड स्क्वायर, ऐसा। तो जैसे अपन बात करें किसका डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई देखो ऐसे याद रखोगे तो कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच अपने को इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाना है। तो एक खींच दो एक्स एक्सिस, एक खींच दो वाई एक्सिस। मान लो कि ये एक्स है और ये अपने पास वाई है। तो जो डी एक्स वाई होता है ऑर्बिटल, तो डी एक्स वाई में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है वो एक्स वाई एक्सिस के बीच में ऐसे प्रेजेंट रहेगा। 2 डंबल होते हैं डी ऑर्बिटल में, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डबल डंबल शेप। ये सब चीजें याद करने वाली है क्योंकि सब ऑब्जर्वेशन से आएगा, मतलब जो श्रोडिंगर इक्वेशन बनती है उससे मैथमेटिकली सोल्व करके ग्राफ बनाया जाता है। तो ग्राफ से पता चलता है सब चीजें कि इस तरीके का कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है। तो डी एक्स वाई है, तो डी एक्स वाई का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएगा। एक्स और वाई एक्सिस के बीच तुमको डंबल दिखेंगे उसके। इसी तरीके से अगर अपन बात करें किसका डी वाई जेड, तो वापस वाई जेड आ रहा है, मतलब वाई और जेड एक्सिस बनाना है तुमको। तो एक को मान लो वाई, एक को मान लो जेड, और वाई और जेड एक्सिस के बीच में रहेगा। पी में अपन ने देखा था एक्सिस के ऊपर था, डी में जो है एक्सिस के बीच में है। तो ये अपने पास क्या हो गया डी वाई जेड हो गया।
इसी तरीके से एक अपने पास बचा था क्या, डी एक्स जेड। तो एक्स और अपने पास जेड एक्सिस है, तो तुमको एक्स और जेड बनाना है। तो एक एक्सिस को दे दो एक्स और एक को दे दो तुम जेड। तो एक्स और जेड एक्सिस के बीच का रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। ये अपने पास डी एक्स जेड का शेप हो गया। नेक्स्ट अपने पास जो है एक डी एक्स सर एक स्क्वायर मिनट माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, नेक्स्ट अपने पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो अपने पास थोड़ा एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है। खुद से बनाने की कोशिश करो ना, जैसे मैंने बताया कि एक्स वाई एक्सिस बनाओ और दोनों एक्सिस के बीच में दो डंबल बना दो। डी वाई जेड है तो वाई और जेड मतलब दो एक्सिस बना लो तुम, तो ऐसे एक ही पेपर के प्लेन में। और जैसा डंबल जैसा ऑर्बिटल है उसके हिसाब से एक्सिस को कोऑर्डिनेट असाइन कर दो। जैसे डी एक्स वाई है तो एक को एक्स दे दो, एक को वाई दे दो, दोनों के बीच में दो डंबल बना दो। डी वाई जेड है तो इस तरीके से तुम क्रॉस बनाओ, मतलब एक्सिस बनाओ, एक को वाई दे दो, एक को जेड दे दो और उनके बीच में डंबल बना दो। डी एक्स जेड है तो वापस वही क्रॉस बनाओ, एक्सिस बनाओ, एक को एक्स दे दो, एक को जेड दे दो, उसके बीच में दो डंबल बना दो। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्सिस तो एक्स और वाई आ रहा है, तो बनाना तो अपने को अभी भी वही है कि एक दो एक्सिस बनाए, एक को एक्स दिया, एक को वाई दिया। अब यहाँ पे डिफरेंस है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्सिस के ऊपर डंबल होते हैं, इस तरीके से एक्सिस के ऊपर। तो ये हो गया अपने पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट अपने पास जो है एक बच गया डी जेड स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, इन सब में अपने पास एक्सिस के बीच में था और इसमें अपने पास एक्सिस के ऊपर आ गया, ये भी वापस याद करना पड़ेगा। अगला अपने पास जो है लास्ट डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर में सिर्फ एक एक्सिस आ रही तो जेड बना दो, बाकी तुम दूसरा एक्सिस कोई सा भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपने को इस हिसाब से सोचो, इस हिसाब से तो कोई नहीं आ रहा। तो एक तो जेड होना चाहिए तो जरूरी है, एक तो जेड एक्सिस हो गया। तो जो डंबल आएगा वो तो जेड पे तो आएगा ही। अब इसमें दो दो डंबल नहीं होता, सिर्फ एक ही डंबल होता है डी जेड स्क्वायर में। एक जो होता है वो रिंग होता है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी। मतलब जो अगर ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये अगर अपने पास जेड एक्सिस है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एज्यूम करना पड़ेगा तुमको भी, मतलब इमेजिन करना पड़ेगा। ये जेड एक्सिस है तो मान लो कि ये एक्स हो गई, तो वाई अपने पास कहाँ रहेगी, इस पॉइंट से पास करेगी परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर तो बाहर जो आएगी। हाँ परपेंडिकुलर बाहर आएगी। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो ये एक्स वाई प्लेन अपने पास कहाँ रहेगा, जो ये तुमको आईपैड मतलब जो भी तुम्हारा स्क्रीन है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में 90 डिग्री पे अपना हाथ रखो उसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो हाथ वाला जो प्लेन रहेगा उस प्लेन में अपने पास एक्स वाई प्लेन है वो। ये समझ में आया कि एक्स वाई प्लेन। यस सर। तो ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस अपने पास इस पॉइंट से निकलेगी। मतलब तुम ऐसा मान के चलो कि तुमने अपने मोबाइल पे छेद कर दिया और उसमें से एक लाइन पास करा दी बीचों बीच में से, तो अपने पास वो एक्सिस हो जाएगी वाई इसके परपेंडिकुलर। तो अपने पास जो ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन आएगा वो एक्स वाई प्लेन रहेगा। तो मैं उसको अलग से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे तो मैं ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा। तो अपने पास जो एक्स वाई प्लेन रहेगा ना परपेंडिकुलर वाला, उस एक्स वाई प्लेन में तुमको एक रिंग मिलेगी इस तरीके से कि ये एक्स हो गया, वाई जो भी आएगा परपेंडिकुलर ही आएगा, तो इस तरीके से रिंग रहेगी। अब अगर अपने एक्स वाई मान ले तो जेड ऊपर हो जाएगा, मतलब जो लोब रहेगा वो अब इसके ऊपर और नीचे रहेगा। तो डायग्राम से थोड़ा समझ में आएगा, जो डायग्राम अपन ने लिया था इधर, एक मिनट, ये देखो इसने दिखाने की कोशिश किया है। तो ये रिंग तुमको दिखा रखा है इसने, तो ये एक्स वाई प्लेन में है, देख सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस तरीके से एक रिंग होती है, और जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो जेड एक्सिस के लोग डंबल वाला इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। बाकी तो मैंने बताया किस तरीके से ध्यान रखना है। डी एक्स वाई है तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच तुमको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने हैं, डंबल बनाने हैं। डी वाई जेड है तो वाई और जेड के बीच डबल डंबल बना देना है, दो डंबल एक्स जेड में, एक्स और जेड के बीच, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स और वाई के बीच। तो डी जेड स्क्वायर 3D में एज्यूम करोगे तो समझ में आएगा कि एक प्लेन में रिंग है। तो ऐसा सोचो कि जो तुम्हारा स्क्रीन है या तुम जिस रजिस्टर में बना रहे हो उस रजिस्टर के प्लेन में इस तरीके से रिंग है, और जो डंबल है उसका एक लोब इस प्लेन के ऊपर रहेगा और एक प्लेन के नीचे रहेगा। तो ऐसा कुछ अपने पास आ जाएगा। तो ये अपने पास अलग अलग 5 तरीके के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं इस तरीके से एक्सक्यूज मी अपने सर, पास। हाँ बोलो।
सर डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यों नहीं बनता? ये बस एक्सपेरिमेंटली पता चला कि नहीं बनता, या कोई रीजन है उसकी जगह जेड स्क्वायर बनता है सिर्फ? देखो ये जो अपन वेव इक्वेशन तुमने नाम सुना होगा उसको सोल्व करके अपन ने बनाया है, तो वहां पे ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिल रहा होगा। अच्छा एक्सिस तो अपने हिसाब से असाइन किया ना अपन ने, वैसे इसका तो रीजन ये बोल यस सकते हैं सर। अपन। ओके ये फिक्स थोड़ी होता है कि अपन इस एक्सिस को ही एक्स देंगे और इसको ही वाई देंगे, ये ओके कहीं से सर। पढ़ लिया होगा इतना तो अपन सर स्टैंडर्ड जब ऐसा फिक्स नहीं मानते हैं। सर जब फिक्स नहीं होता तो सर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स अलग अलग क्यों है? नहीं नहीं नहीं, तो जब अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो ये अपन ने मतलब ऐसा एज्यूम करता है, अगर कोई कुछ नहीं मेंशन करके बोल रहा तो अपन ये बोलते हैं कि ये एक्स है ये वाई है, मतलब प्लेन में अपन एक्स वाई को मानते हैं जिस प्लेन में अपन स्टडी कर रहे हैं, पेपर हो गया जो भी हो गया, और परपेंडिकुलर अपन को जेड को मानते हैं। तो जब अपन मतलब जनरलाइज अपन ने ये कर रखा है, तो लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ये एक्स रहेगा ये वाई रहेगा। तो जो जनरल जब कुछ भी बात नहीं होगा तो जब अपन लोगों को जनरलाइज कर रखा है उसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। अब अगर तुम बोल दो कि मैं तो क्या करूंगा, इसको जेड मानूंगा, इसको एक्स मानूंगा और वाई मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, मतलब एक्सिस तुम अलग तरीके से एज्यूम कर रहे हो, तो फिर उसको तुम वो भी लिख सकते हो डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्सिस तो अपन एज्यूम कर रहे हैं ना, तो जनरल जो है उसी के हिसाब से अपन ने ये लिखा है और कुछ नहीं है। तो ये हो गया अपने पास। लास्ट नंबर अपने पास बचा क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर तो अपने पास सिंपल सा है कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपने पास क्या होता है कि लिख देता हूं मैं कि जब अपन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो उसके साथ साथ तो क्या करता है अपनी खुद की एक्सिस पे भी स्पिन करता है। जैसे अपन बोलते हैं कि अपने पास सन है, इसके चारों तरफ इस तरीके का पाथ होता है, इसमें अपने पास अर्थ घूम रहा है, तो एक तो अर्थ क्या हो रहा है इसके सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है और साथ में जो अपना ये एक्सिस रहेगा परपेंडिकुलर एक्सिस इस पे भी घूम रहा है, मतलब स्पिन कर रहा है, स्पिन मोशन। कि अगर मैं मान लूं कि अपने पास एक्सिस जो है परपेंडिकुलर इस तरीके से अपन दिखा है डेस डेस करके, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट भी ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, घूमे जा रहा है। तो तुमने पढ़ रखा हो कि जब सन के चारों तरफ इस मोशन के थ्रू वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसके हिसाब से 1 ईयर हो गया, और इस रोटेशन के हिसाब से अपने पास डे नाइट होता है कि एक बार सन के आगे आ जाएगा एक बार पीछे आ जाएगा, वैसा कुछ कर सकते हैं जिस रीजन में अपन प्रेजेंट है वो वाला रीजन। तो जैसे अर्थ अपने सन के चारों तरफ रोटेट करने के साथ साथ अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रही है, ठीक उसी तरीके से तुमको सोचना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और साथ में अपनी खुद की एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है। तो जब अपन बोल रहे हैं कि अपने पास क्या होते हैं दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, बस ये फर्क है दोनों इलेक्ट्रॉन में। तो ड्यूरिंग revolution around nucleus, around the nucleus, around the nucleus, electrons are spinning about their own axis, तो अपनी खुद के एक्सिस पे भी क्या करेगा वो स्पिन करेगा। तो ये जो स्पिन है अपने पास मैं लिख देता हूँ इधर, स्पिन मोशन जो कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे, ये दो डायरेक्शन में हो सकता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है तो ये फिक्स है कि एक क्लॉकवाइज में जाएगा एक एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। तो एक अपने पास एंटी क्लॉकवाइज, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन जो क्लॉकवाइज में घूम रहा है उसको अपन दे देते हैं +½ और जो अपने पास एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको अपन दे देते हैं -½ लेकिन यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, अपन जनरल ऐसा बोलते हैं कि क्लॉकवाइज वाले के लिए +½ है एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए -½ है। उल्टा भी तुम बोलोगे तो गलत नहीं है, मतलब कोई फिक्स नहीं कि क्लॉकवाइज को +½ ही देना है और एंटी क्लॉकवाइज को -½ ही देना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। क्या चीज ऊपर कर दिया ऊपर इतना ही है, मतलब थोड़ा ज्यादा है ऊपर लिख दे इसलिए नहीं दिख रहा होगा। हाँ, तो जो एस की वैल्यू हो सकती है वो दो वैल्यू हो सकती है अपने पास, एक +½ हो सकती है और एक अपने पास -½ होती है। जनरल अपन इस तरीके से लिखते हैं कि क्लॉकवाइज के लिए +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि अपने पास फिक्स नहीं है,
तो चाहो तो अपने पास लिख लो दीज आर नॉट फिक्स्ड, मतलब ये फिक्स नहीं कि प्लस हाफ हमेशा क्लॉकवाइज को दिया जाएगा, माइनस हाफ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को दिया जाएगा। तो कैसे भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो ये तो छोटा सा डिफरेंस था कि जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये थोड़ा सा सेल, सबसेल, ऑर्बिटल इन सब का इंट्रोडक्शन था, एक तरीके से इंट्रोडक्शन टाइप से ही था। अब अपने को जो मेन चीज देखना था उसको अपन स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सबसेल की जब अपन बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा रूल है, उसी के हिसाब से अपने को इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं, एकदम आसान है, मतलब आसान पढ़ना चाहिए तुम लोगों के लिए, ध्यान से देखोगे तो कि रूल्स। तो पीरियोडिक टेबल में तो अपने को यहाँ से जो स्टार्ट करें ना, ये चीज काम आने वाली है, रूल्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वैसे जब बॉन्डिंग अपन स्टार्ट करेंगे तब तक अपन, मतलब जहां पे ये सब चीजें काम आने लगेगी अच्छे से, तब तक अपन एटॉमिक खत्म कर चुके होंगे, तो फिर उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो रूल है वो अपने पास, उसके अपन बात करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखना कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड according to Aufbau principle. Aufbau's principle, that is in increasing order of एनर्जी, कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन क्या करेंगे, जो सब सेल से उनको फिल कराएंगे। तो मतलब जिसका एनर्जी सबसे कम रहेगा उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी उसको, मतलब प्रायोरिटी उसकी लास्ट आती जाएगी, ठीक है। तो जिसका एनर्जी कम है उसको पहले अपन इलेक्ट्रॉन फिल कराएंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया। लेकिन पहली चीज तो अपने को आना चाहिए कि अपन सबसेल का एनर्जी कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे मैं तुमको बोल दूं कि 1s सबसेल है और 2p सबसेल है, तो 1s और 2p में किस सबसेल का एनर्जी कम है ये कैसे पता चलेगा मेरे को। तो उसके लिए अपने पास एक है कि एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l वैल्यू, कि जिस सबसेल की अपन बात कर रहे हैं उसके लिए n+l की वैल्यू क्या है। तो जितनी ज्यादा n+l की वैल्यू रहेगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी भी अपन मानेंगे। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं तो चीजें क्लियर होगी कि जैसे अपने पास मान लो कि जैसे मैंने अभी बोला था क्या, 1s और 2p, या ले लो 2s और 2p ले लो। तो जैसे अपन ने बोला कि आगे जो नंबर लिखा होता है किसको बताता है, सेल को बताता है। जैसे 2s में बोल रहा हूँ तो 2s का मतलब क्या है, इस सेकंड सेल का s सबसेल। 2p में बोल रहा हूँ तो 2p का मतलब क्या है, सेकंड सेल का p सबसेल, ठीक है। तो सेकंड सेल का s सबसेल है और सेकंड सबसेल का ही p सबसेल है। तो s सबसेल है तो n की वैल्यू तो एक तरीके से क्या होगी, 2, साफ ही दिख जाएगा वो। तो इसमें भी n की वैल्यू क्या होगी, 2। s सबसेल के लिए l अपन ने लिखा क्या होता है, 0, और p के लिए l क्या होता है, 1। तो n+l अगर निकालोगे तो 2s के लिए n+l आएगा कितना, 2, और p के लिए निकालोगे तो n+l आएगा 3। तो अपने पास जो है 2s, इसके लिए n+l 2 है, 2p के लिए n+l 3 है, मतलब उसके लिए ज्यादा है, तो 2p की एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मतलब जब भी अपन ने कोई इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तो पहले 2s को फिल करेंगे, फिर अपन 2p को फिल करेंगे। तो इस तरीके से अपने को एनर्जी देखना है, तो जिसकी एनर्जी कम रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, और इस हिसाब से अपने पास चलता जाएगा। सबशेल कैसे पता चले हमें कि 0 है 1 है, क्या चीज, सबशेल कैसे पता चले 0 1? p के लिए 1 ये तो अपन ने लिखा ना, अरे ये लिखा तो था, s सबसेल के लिए l इक्वल टू क्या होता है, 0। p के लिए 1, अच्छा, t के लिए 2, मुझे लगा के सब लिए 3। दोनों एक ही सबशेल में थे इस वजह से। नहीं, s के लिए 0, मतलब वही 0 1 2 3 ऐसे याद रखना, फिर उसके साथ में spdf, मतलब ऐसे याद रखना ज्यादा आसान होता है कि l 0 1 2 3 ऐसे हो सकता है, फिर लाइन से लिख दो spdf।
तो इसके लिए 0 हो गया, पी के लिए 1 हो गया, डी के लिए 2 हो गया, एफ के लिए 3 हो गया। ये भी तो बता रहा हूँ किसी भी सेल का अगर एस सब सेल रहेगा तो L0 रहेगा, डी सब सेल रहेगा तो L2 रहेगा और एफ रहेगा तो L3 रहेगा, किसी भी सेल का। वो कौन सा सेल है अपने को नंबर से पता चल जाएगा, आगे लिखा होगा उसके आगे नंबर उससे। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अपने पास मान लो कि अपने पास क्या आ गया 4s और 3d। तो 4s का मतलब क्या हो गया कि फोर्थ सेल का एस सब सेल है, 3d मतलब क्या हो गया थर्ड सेल का डी सब सेल है। अब n+l अपने को निकालना है, तो फोर्थ सेल तो अपने को साफ दिख रहा है 4 लिखा हुआ, तो l की वैल्यू क्या होती है s के लिए 0, तो 4 + 0 अपने पास क्या आ गया n+l 4। इसके लिए अगर अपन बात करें तो थर्ड सेल है तो साफ दिख रहा है। डी के लिए अगर अपन एल की वैल्यू बात करें तो डी के लिए क्या होगा SPD, मतलब कितना आ जाएगा 0 1 2 2 आ जाएगा। तो n+l कितना आ गया 3D के लिए 5, तो 3D के लिए 5 है, 4s के लिए अपने पास 4 है, तो किसका एनर्जी ज्यादा है 3D का ज्यादा है, तो 3D में इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा, पहले 4s में आएगा क्योंकि 4s का एनर्जी कम है। इस तरीके से तुमको निकालना होगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आवाज आ रहा है तुमको? यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसी से फिर अपन अगला पॉइंट भी लिखेंगे कि अगर तुमको बोला जाए तुमको कंपेयर करनी है 3D और 4p का एनर्जी, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। तुमको 5 या 6 सबसेल गिवन होंगे, उसमें तुमसे पूछा जाएगा किसका एनर्जी कम है किसका एनर्जी ज्यादा है, या उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कर दो। तो सिर्फ n+l की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है उनके लिए, जिसके लिए n+l ज्यादा रहेगा उसका एनर्जी ज्यादा रहेगा, जिसका कम रहेगा उसका कम रहेगा। तो यहाँ पे अगर अपन निकाले हैं सर तो इस पहली रूल का बात कोई अपने पास एक्सेप्शन होता है? नहीं, एटम्स के लिए नहीं रहेगा, मतलब एनर्जी निकालने के लिए नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक्सेप्शंस होते हैं एक दो। तो इन दोनों का तो हाँ। बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब उसमें बात करेंगे अपन आगे। तो ये तो लिखा मैंने, इससे तो एग्जांपल को जिसका करते हैं n इसी के कम साथ। उसकी एनर्जी कम। हाँ, जिसका इनकम उसका एनर्जी भी कम। तो देखो अपने पास क्या है कि ये 3D मतलब क्या होगा थर्ड सेल का डी सब सेल, 4p मतलब क्या होगा फोर्थ सेल का p सब सेल। तो n+l निकालना है तो n तो अपने पास 3 है, d के लिए बात करें तो l कितना होता है 2, तो n+l अपने पास कितना आ गया 5। 4p की अगर अपन बात करें तो n तो अपने पास कितना है 4, और p के लिए अगर अपन l देखें तो कितना है 1, तो 4 + 1 ये अपने पास कितना आ गया 5। तो n+l की वैल्यू सेम आ गई। तो अब जब अपने पास दो सबसेल ऐसे आ जाए जिनके लिए n+l की वैल्यू क्या हो जाए सेम हो जाए, तो उस केस में n की वैल्यू के हिसाब से अपन देखते हैं, और जब बराबर हो जाएगा तब अपन n को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो जिसके लिए n कम रहेगा उसके लिए एनर्जी भी कम रहेगी, और जिसके लिए n ज्यादा रहेगा उसका एनर्जी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे n+l तो सेम आ रहा है, तो अगर n+l सेम आ जाएगा तब जाके फिर अपन n को देखेंगे, लेकिन सेम आने से पहले नहीं देखा जाएगा। तो जहां पे n+l सेम हो जाएगा तो जिसकी n की वैल्यू कम है उसका एनर्जी भी कम रहेगा, मतलब 3D का एनर्जी जो है वो कम रहेगा किससे 4p से। तो सेकंड पॉइंट अपने पास यही है इस रूल का कि इफ n+l value same for two subcells then subcell which has higher value of n also has higher energy. हाँ, तो ये था अपने पास कि n+l वैल्यू क्या है, अगर सेम आ जाती है अपने पास तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा रहेगी उसके लिए अपने पास एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। तो यही अपने बोला भी यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये सबसेल का एनर्जी लिखने का तरीका हो गया। तो मेनली तो अपने को ये चीज पढ़नी थी
तो लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि सेल के अंदर अपन इस तरीके से सब सेल को डिफाइन करते हैं, तो अपन ने कर ही लिया है। तो अब अपन क्या कर पाएंगे, जितने भी सब सेल अपने पास रहेंगे, फर्स्ट सेल के, सेकंड सेल के, थर्ड सेल के, फोर्थ सेल के, उन सबको अपन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे। और जब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लिख देंगे तो जितने अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन अपन फिल करा देंगे, इतने में अपना काम हो जाएगा। तो देखो पहले तो अगर अपन बात करें कि अपने पास क्या क्या है, तो अपने पास अगर सेल की बात करें, एक टेबल टाइप से बनाते हैं और इधर अपन लिख लेते हैं कि उन सेल्स के अंदर कौन कौन से सब सेल है। तो पहले सेल की अगर अपन बात करें तो पहले सेल में एक ही सब सेल रहेगा, वो भी कौन सा, एस। तो इसमें अपने पास 1s रहेगा, मतलब पहले सेल का एस सब सेल दैट इज 1s, क्योंकि एल की वैल्यू इसके लिए 0 आएगी। जब भी स्टार्ट करोगे तो हमेशा तुमको एस से ही स्टार्ट करना है, मतलब किसी भी सेल के अंदर अगर तुम सब सेल की बात कर रहे हो तो पहला सेल एस रहेगा। अगर उसमें 2 है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ देखो कि पहला सेल में अपने पास कितने सब सेल है, एक, तो एक मतलब एस। दूसरा सेल मतलब अपने पास 2 सब सेल, तो एक एस और एक पी, मतलब स्टार्ट तुमको हमेशा एस से ही करना है। दूसरे सेल की अपन बात करें तो दूसरे सेल में 2 सब सेल रहेंगे, अपन बोल ही चुके हैं जितना सेल नंबर होता है उतना ही उसमें नंबर ऑफ सेल भी होते हैं। तो सेल नंबर 2 है, मतलब इसमें 2 सब सेल रहेंगे, तो एक एस रहेगा और एक पी रहेगा। डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको बोलेंगे 2s, इसको बोलेंगे 2p। हाँ, और इसी तरीके से अपन बात करें सेल नंबर 3, तो थर्ड सेल की अगर अपन बात करें तो थर्ड सेल में 3 सब सेल रहेंगे। 3 सब सेल कौन कौन से, वापस वो एस से काउंटिंग करनी, एक एस रहेगा, एक पी रहेगा और एक डी रहेगा। और थर्ड के हैं इसलिए इसको अपन बोलेंगे 3s, 3p एंड 3d। इसी तरीके नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल की अगर अपन बात करें तो फोर्थ सेल में अपने पास देखो क्या क्या आएगा, 4 सेल आएंगे, 4 सब सेल आएंगे पहली बार तो एक एस हो गया, एक पी हो गया, एक डी हो गया और एक एफ हो गया। और 4 के इसलिए एक को बोलेंगे 4s, इसको बोलेंगे 4p, इसको बोलेंगे 4d, इसको बोलेंगे 4f। नेक्स्ट अपने पास आएंगे सेल नंबर 5। तो सेल नंबर 5 में अपने पास करेंगे 5 सब सेल रहेंगे, 5 सब सेल रहेंगे कौन कौन से, एक एस, एक पी, एक डी, एक एफ। और जैसा कि अपन बात कर चुके हैं कि जी अपने पास काम में नहीं आता है, तो अभी तो मैं जी को यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अपने पास 118 ही इलेक्ट्रॉन्स अपने को फिल कराने, तो वहां तक तुमको जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जी को अपन हटा दे रहे हैं। वैसे होगा इसमें जी, अगर पूछा जाए तो 5g भी प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन वो किसी भी एलिमेंट के लिए अभी तक जितने भी एलिमेंट नॉर्म्स हैं उनके लिए यूज नहीं हुआ है। तो 5 में अपने पास क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे एस पी डी एफ जी। लेकिन यूज अपने पास कितने हो रहे, 4 ही होते हैं जितने एलिमेंट्स नॉन है उनके लिए। तो अपन इन्हीं की बात करें अभी, तो 5s, 5p, 5d एंड 5f। सर आज तक सबसेल कितने प्रेजेंट हैं, क्या नॉन एलिमेंट सबसेल कितने प्रेजेंट होते हैं नॉन एलिमेंट? नहीं समझ में आया तुम क्या बोल रहे हो, आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। सबसेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं? एक्सेप्शन पूरे 118 एलिमेंट जो है उसमें है कम से कम 10-12 एक्सेप्शन है, लेकिन अपन 2 ही पढ़ते हैं, क्रोमियम में, एक कॉपर में, क्योंकि अपन मेनली। सेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं आज तक जितने में नॉन अच्छा एलिमेंट? सेल की, अच्छा सेल कितने होते हैं नॉन एलिमेंट्स में कितने, अच्छा ये तो अपने पीरियड टेबल पढ़नी है, 7 होते हैं, 7 सेल तक अपना काम हो जाएगा, सेल नंबर 7 तक, तो 7 तक ही अपन लिखेंगे। हाँ, तो ये अपने पास मतलब 6 सर सेल हो 7 गया। एच तक होता होगा। हाँ 7 में एच भी रहेगा, एकदम सही सोच रहे हो। यस। लेकिन वो यूज नहीं हो रहा तो उसकी अपन बात नहीं करेंगे यहाँ पे, जैसे अपने 5g की बात नहीं की। तो 6 में अपने पास 6 सब सेल रहेंगे, एस पी डी एफ जी एच ऐसा बोल सकते हो, लेकिन अपने पास 6 में डी तक ही यूज होता है जितने एलिमेंट्स है, तो डी तक ही अपन लिखेंगे। तो एस है, पी है एंड डी है, आगे एफ भी रहेगा, जी भी रहेगा, एच भी रहेगा, लेकिन जो नॉन एलिमेंट्स है वहां पे अभी तक 6d ही यूज हुआ है, 6d के आगे नहीं होगा 6 सेल से। तो अपने पास 6s हो गया, 6p हो गया और 6d हो गया। और अगर अपन लास्ट बच गया 7th सेल, तो 7th में अपने पास 7 सब सेल रहेंगे, तो एस पी डी ऐसे गिनते जाओ लाइन से। हाँ सर 6th में एफ नहीं होगा क्या? एफ होगा ना, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि 6th में अभी तक जितने भी एलिमेंट नॉन है ना वो 6d तक ही यूज हो रहा है। इसके आगे 6f है वो भी यूज नहीं हुआ है, 6g है वो भी यूज नहीं हुआ है, तो उसको अपन यहाँ पे लिख नहीं रहे।
क्योंकि अपन 118 एलिमेंट्स के लिए जितने सबसेल चाहिए उनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे अभी पूरे सबसेल को, उसके लिए एक तरीका लिखेंगे उसके हिसाब से। हाँ तो देखो अब 7 की अपन बात कर रहे हैं, तो 7 में वो रहेंगे तो 7 सबसेल, लेकिन अपने पास जितने यूज होने वाले उनकी अपने को बात करनी है। तो यहाँ पे अपने पास एक 7s चाहिए होगा और एक अपने को 7p चाहिए होगा। तो ये जो अपन इतने सबसेल लिखे ना, इन्हीं में अपने पास 118 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अप टू यूज्ड अप टू 180 ऐसा लिख लो, यूज्ड अप टू z इक्वल टू 180। तो इतने ही यूज हुए अभी तक। कैसे रखना है वैसे, या तो इजी है, वैसा कोई मुश्किल नहीं है कि इसमें एक था वो पूरा यूज किया अपन ने, 4 तक तो जितने थे सारे यूज किए। वैसे अपन बोल ही रहे हैं कि अपने पास क्या है, f तक ही यूज हुआ है तो तुमको f तक रखना है। तो 4 में तो अपने पास SPD FE था, चारों यूज हो गए। 5 में अपने पास GB था लेकिन वो यूज नहीं कर रहा है तो अपने फिर 5F तक लिखा, फिर वापस एक कम कर दिया मतलब 6D, फिर एक कम कर दिया वापस 6D। सर मतलब हम पहले लोग अपन बना F तक सकते गए हैं ना फिर इसके F आगे भी, अगर सर 8 शेल बनानी हो अगर? ये बना सकते हैं लेकिन वो काम नहीं आएगा ना, वो नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। बना तो सकते हो, इसे लिख सकते हो, और जो अपन तरीका यूज कर रहे हो उसके हिसाब से तुम एनर्जी भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो किस जगह पे प्रेजेंट रहेगा। तो अभी अपने को जितना यूज आएगा उतना अपन लिख रहे हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 6 में कहां तक लेना है, 7 में कहां तक लेना है और 5 में कहां तक लेना है, लास्ट के 3 में। कर दिए, वैसे अपने को देखो अब, हाँ नीचे कर दिए थोड़ा। हाँ तो अपने को वैसे पता है z इक्वल टू 30 तक ही काम आएगा पेपर के हिसाब से भी, हर चीज के हिसाब से। मतलब 99% चांस है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास तो एटॉमिक नंबर z इक्वल टू 30 से रिलेटेड ही आएगा। तो 30 तक ही अपन 99% क्वेश्चंस में बात करते हैं। तो तुमको मेनली 30 तक ही बात करनी है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें वो 30 तक ही बात करता है। तो उसी के हिसाब से अपने पास पेपर आता है 12th लेवल का, तो 30 तक ही मेनली बात होती है। लेकिन फिर भी अगर पूछे तो अपने को तैयार रखना है, रहना है। तो अब देखो अब मैं ऐसे कुछ एरो बना रहा हूँ, देखो कि ये 1s हो गया। ऐसे तुमको तिरछे एरो बनाने इस तरीके से, पैरेलल लाइंस बनानी है ऐसे डायगोनली। तुम तो वैसे अगर वो लाइन वाली कॉपी में रखोगे तो ये पैरेलल लाइन तुमको ऐसे डायगोनली लाइन बनानी है इस तरीके से सब सेल के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो कि अगर ये लाइन स्केल जो सब सेल आ रहे हैं उनमें अगर निकालोगे तो उनके लिए n+l वैल्यू सेम है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे अपने पहला ये डायगोनल लाइन बनाया तो इसके लिए n+l निकालोगे तो 1s है, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा 1। ये 2s है तो इसके लिए कितना आ गया 2। 2p और 3s के लिए अगर निकालोगे तो n+l तुम्हारे पास 3 आएगा। 2p के लिए भी 3 आएगा और 3s के लिए भी 3 आएगा। और अगर अपन बात करें 4s, तो ऐसे तुमको डायगोनल रिलेशन सॉरी लाइंस ड्रॉ करनी है। एक मिनट, तो पैरेलल दिखे इसलिए मिटा दिया वो इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर n+l दिखोगे तो n+l तुम्हारे पास आएगा इन दोनों के लिए 4, इनके लिए निकालोगे तो n+l आएगा तुम्हारे पास 5 इन तीनों के लिए। इसको भी थोड़ा पैरेलल बना देते हैं, तो हो गया 6s। 8 तक आएगा, हाँ 8 तक आएगा, एकदम सही निकाल ले। तो इसके लिए निकालोगे तो n+l तुम्हारे पास 6 आ गया, इसके लिए निकालोगे तो n+l तुम्हारे पास 7 आ गया, और यहाँ पे निकालोगे तो n+l 8 आ गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है देखो कि अपने पास क्या है कि ये जो 1s है सबसे कम एनर्जी का है, उसके बाद 2s है, फिर उसके बाद ये दोनों के लिए n+l की वैल्यू अपने पास 3 है। मतलब इस लाइन के लोग जो आ रहे हैं ऑर्बिटल्स वो n+l 3 वाले हैं। तो इनकी एनर्जी जो है n+l1 और n+l2 से तो कम है और ज्यादा है, लेकिन n+l 4, 5, 6, 7, 8 वाली लाइन के लोग जो आ रहे हैं उनसे कम है। लेकिन इन दोनों में अगर देखोगे जिनके लिए n+l 3 है तो 2p है और 3s है। तो 2p और 3s में अपने पास क्या है, 2p का एनर्जी कम रहेगा क्योंकि उसके लिए n की वैल्यू कम है। तो तुमको ऐसे पहले क्या करना है, वैसे तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको लिखने की, जैसे मैंने बोला कि z इक्वल टू 30 तक अपने को बात करना है। तो z इक्वल टू 30 तक जितने सबसे यूज होंगे उतने को तुम डायरेक्ट याद कर लो। तो वो होता है तुम्हारे पास 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, बस इतना सा तुमको याद करना पड़ेगा। लेकिन पूरा कंसेप्ट सीखना है तो उसके लिए अपने पास ऐसा कुछ है। हाँ तो
क्या बोल रहा था मैं, तो ये n+l के लिए n+l इक्वल टू 1 के लिए एक सबसेल है, 2 के लिए एक सबसेल है, 3 के लिए 2 सबसेल है, 2p और 3s। और 2p और 3s में भी 2p का एनर्जी कम रहेगा क्योंकि उसके लिए इनकी वैल्यू कम है। इसी तरीके से अगर अगला देखोगे तो n+l इक्वल टू 4, इसके लिए अपने पास 2 सबसेल आ रहे हैं 3p और 4s, तो 3p के लिए इनकी वैल्यू कम है तो उसका एनर्जी कम रहेगा। तो देखो इसको तुमको ऐसे बनाना है एरो, फिर तुमको ऐसे मूव कराना है कि ये 1s है, उसके बाद क्या आया 2s, 2s के बाद क्या आया 2p 3s, 3s के बाद क्या आया 3p 4s, उसके बाद क्या आया 3d 4p 5s। मतलब इस तरीके से तुमको स्पाइरल पाथ में कुछ घुमा देना है। तो 4, उसके बाद आया 4d 5p 6s, फिर उसके बाद तुम्हारे पास आ रहा है 4f 5d 6p 7s, उसके बाद तुम्हारे पास आ रहा है 5f 6d 7p। तो ये तुम्हारे पास ऑर्डर हो जाएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि अपने पास सबसे पहले कौन आ रहा है। अगर तुम इसके हिसाब से जाओगे जो येलो लाइन अपन ने बनाई है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो तुमको याद कितना रखना है वो भी मैं बता दूंगा अभी। तो 1s है, 2s है, उसके बाद 2p था, फिर 3s था, फिर 3p था, देख सकते हो। सबसे पहले अपने पास 1s आ रहा है इस लाइन के अलोंग, फिर अपने पास 2s आ रहा है, फिर अपने पास 2p आ रहा है, 3s आ रहा है, 3p आ रहा है, 3p के बाद 4s है, फिर 4s के बाद 3d है। तो अपने पास पहले 4s आएगा, फिर अपने पास 3d आएगा, ठीक है। इसके आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अपने को इतना ही जरूरत पड़ेगा z इक्वल टू 30 तक, इतने ही तुमको जरूरत पड़ेगी, बस इतने ही सबसेल की। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है इनको तुम लाइन से याद कर लो, 1s 2p 3s 3p 4s 3d, z इक्वल टू 30 तक इतने ही सबसेल यूज होंगे। लेकिन बात करते हैं अपन आगे, पूरा लिख देते हैं। 5s के बाद 4d आता है, हाँ, फिर 5p आएगा, फिर बोलते जाओ। 6s, अच्छा, फिर 6s आएगा, फिर 4f आएगा, 4f, 5d 6p, 6p 7s, 7s 5f, 6d, 5f 6d, 6d d 6d क्यों आएगा, 5d आएगा ना। 6d आएगा सर। एक मिनट, तो 5D तो हो गया, 5d हो गया सर, 6d। जब 5 के बाद 6d और 7p, 7 हाँ बस ये आएगा, सही बोल रहे हो। हाँ, तो इसके साथ तुमको जाना, वैसे तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने पास ऑर्डर हो गया, तो मैंने ऐसे लिखा दिया कि ये अपने पास इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया एनर्जी का सब सेल के लिए। तो 118 एलिमेंट जो अपने पास टोटल है, उनको तुम इन सब सेल को यूज करके पूरे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करा सकते हो। कैसे फिल कराना उसके अपने को बात करनी है। अब देखो, जो मैं बोल रहा था तुमको कि अपने पास क्या है, z इक्वल टू 30 तक तुमको इतने ही एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सॉरी ये इतने ही सब सेल की जरूरत पड़ेगी यहाँ तक। तो चाहो तो यहाँ पे वैसे लिख लो कि यूज सर अप टू, हाँ हाँ सर, अब जो अगर नया आएगा तो सर वो सर 8s में भरेगा या फिर 8s में भरेगा ना सर, अब अगर 7p के बाद भरना हो बिल्कुल 8s में भरेगा, सही सोच रहे तो हो सर। एकदम। अच्छा, तो 8 तो बना नहीं है इसको अभी तो तक, मैं ना सोचा नहीं है। पीरियोडिक टेबल से ना और भी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। हाँ यस सर। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे तो वहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद ठीक, ओके 119 सर, आएगा तो कहाँ पे रहेगा, तो ओके वहाँ सर। पे और इजी हो जाएगी सब चीजें। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, अब अपना आगे का पूरा फोकस इसी के ऊपर रहेगा, z इक्वल टू 30 तक अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 99.9% केस में तुमको वही यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आसान है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इतना तुमको याद रखना, तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक और तरीके से तुम सोच सकते हो, देखो कैसे, कि सबसे पहले अपने को पता है कौन सा सेल आता है, फर्स्ट सेल आता है, तो फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है 1s, तो वो लिख दिया। उसके बाद अपने पास कौन सा सेल आता है, दूसरा सेल, दूसरे सेल में अपने पास 2 सब सेल है 2s और 2p। उसके बाद अपने पास क्या आता है, थर्ड सेल आता है, लेकिन थर्ड सेल में 3s और 3p पहले आ रहा है, उसके बाद 4s आ जा रहा है, फिर 3d आ रहा है। तो सेल वाइज भी याद रख सकते हो, लेकिन 4s पहले आएगा 3d बाद में आएगा, फिर इतना तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो z इक्वल टू 30 तक अपने को इन सब सेल्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से, 1s 2s 2p 3s 3p 4s
3D। तुमको चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, या फिर तुम इसके हिसाब से पूरा इसको बनाओ फिर दोबारा देखो, ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि डायरेक्ट याद कर लो, या तो फिर इसको बना के लिखो। ऑर्डर तो अपन ऐसे ही निकालते इसको बना के, तो अपन बना ही चुके हैं एक बार, तो इसलिए तुम अपन डायरेक्ट याद कर लेंगे कि अपने को ये सबसेल इस ऑर्डर में याद रखने हैं, पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कराने हैं। तो ये अपने पास सबसेल का एनर्जी ऑर्डर हो गया, वो भी कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि इधर जाने पे सबसेल्स का एनर्जी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले s 1s को पूरा भरा जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में आएंगे, फिर जब 2s पूरा भर जाएगा तो फिर 2p में आएगा, जब 3s पूरा हो जाएगा तो 6p में आएंगे, और जब 6p पूरा हो जाएगा तो 4s में आएंगे, और जब 4s पूरा भर जाएगा तो फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरीके से अपने को एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कराना है। अब अगर मैं बोल दूं तुमको कि z इक्वल टू कितना ले ले 14, एक एलिमेंट अपने पास जिसके लिए एटॉमिक नंबर कितना है 14 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 14 होंगे, तो अपने को 14 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल कराना है। तो पहली बात तो तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अपन एस सबसेल की बात करें तो इसमें दो कोई आते भी हैं। एस सबसेल है तो एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, क्योंकि एस सबसेल में ऑर्बिटल क्या था, 1। चाहो तो अपन पूरा लिख देते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा और देखो एक बार और, सेल है, सबसेल है, और उसके बाद सेल का तो जैसे यहाँ पे भी रोल नहीं है कुछ, सबसेल है उसमें ऑर्बिटल है। तो अगर इसका पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन सबसेल तो की बात सर करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 आएगा। अभी निकालेंगे अपन, और उसमें इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें, हाँ तो अपने देखा था कि एस सबसेल है अपने पास, तो उसमें एक ऑर्बिटल होता है, और अपने को पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मतलब एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। मतलब पी सबसेल में अपने देखा कितने ऑर्बिटल होते थे, 3, कि कोई भी एनएस सबसेल है, कोई भी एनपी सबसेल है, एन कुछ भी हो सकता है फर्स्ट सेकंड था। तो अगर अपने पास पी सबसेल है तो उसमें 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 3 में कितने आ जाएंगे 6, तो किसी भी पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपन डी की बात करें तो एक डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो डी सबसेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लास्ट अपने पास बच गया एफ, तो एनएफ की अगर अपन बात करें तो एफ सबसेल में अपने पास 7 ऑर्बिटल होते हैं, वापस वही कहानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 7 में टोटल कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 14। तो कोई भी एस सबसेल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कोई भी पी सबसेल है तो उसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, मतलब 0 से 6 कुछ भी आ सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। अगर अपने पास डी सबसेल है तो उसमें मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो 0 से 10 कुछ भी हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। और इसी तरीके से एफ में 14 आ सकते हैं। तो पहली बात तो जो मैं तुमको बोल रहा था ना कि 30 तक अपने को इतने की ही जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो वो देख लो फिल करके कि अपने को मान लो कि 30 इलेक्ट्रॉन से फिल कराने हैं, तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन तो हो गए कितने 30। तो सबसे पहले अपने पास कौन आ रहा, 1s आ रहा है जिसका एनर्जी सबसे कम है, तो 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही आएंगे यहाँ पे, तो मतलब 30 में से 2 अपन इसमें फिल करा दिए। फिर अगला सबसे आया अपने पास 2s, तो 2s में भी 2 ही आएंगे। फिर अगला अपने पास आया 2p, तो 2p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6, तो 1s में 2 भर दिया, 2s में 2 भर दिया, 2p में 6 कर दिए, तो अभी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 30। तो इसका मतलब ये कि अपन 2p तक जाते जाते अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अभी तो अपने पास 20 बचे हुए हैं, तो अगला अपने पास आ रहा है 3s सबसेल, तो 3s में तो वापस 2 ही आते हैं, अपने पास तो अभी 20 बचे हुए हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपने को इसमें डाल देना है। फिर P आएगा इसमें 6 आ जाएंगे, फिर S आएगा इसमें 2 आ जाएंगे। तो आगे अगर देखोगे तो 3s में 2, 3p में 6 और 4s में वापस 2, तो वापस वही बात कि यहाँ तक 3s 3p और 4s में इन तीनों मिला के वापस कितने हो गए 10, तो 10 पहले फिल कर दिए, 10 अभी हो गए, तो टोटल हो गए कितने 20। अभी भी 10 बचे हुए हैं अपने पास, और 3d में कितने आते हैं 10 ही आते हैं, वो 10 ही बचे हुए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन अपन इसमें रख देंगे। तो देख सकते हो 30 तक अपने को इतने की ही जरूरत पड़ेगी। ये चीज समझ में आएगा किस तरीके मैंने इलेक्ट्रॉन फिल किया, पहले तो ये समझ में आएगा। यस सर यस सर। तो अगर ये समझ में आ रहा है, सब में वही करना है, गिन गिन के तुमको बढ़ते जाना है, कि जैसे अपन ने बात किया किसका z इक्वल टू 14, तो जैसे अपन ने बात किया z इक्वल टू 14,
तो ये है अपने पास, तो Z इक्वल टू 14। तो कोशिश क्या करो कि साथ साथ में सबसेल लिखो, साथ साथ में उसको इलेक्ट्रॉन फिल करते चलो। तो अभी स्टार्टिंग में तुम ऐसे लिख लिया करो, अगर नहीं समझ में आता है तो एकदम से पहले सारे सबसे लिख लो कि 1s है, 2s है, इसके बाद 2p है, फिर 3s है, फिर 3p था, फिर 4s था, फिर 3d था। इतने की अपने को जरूरत है, तो इतना ही लिखना है तुमको हर बार। अब 14 इलेक्ट्रॉन अपने को फिल कराने हैं, तो टोटल 14 है। तो पहला आया 1s, तो 1s में कितने आएंगे 2, क्योंकि s है, तो इसमें 2 भर दिए तो अभी कितने बचे 12। अगला कितना आया 2s, इसमें भी 2 चले गए, अभी कितने बचे हुए हैं, अभी भी 10 बचे हुए हैं। अगला है अपने पास 2p, तो 10 बचे हुए हैं। 2p में तो मैक्सिमम 6 ही आ सकते हैं, तो इसको भी अपन 6 पूरा भर देंगे। तो अपने पास ये कितना हो गया, यहाँ तक 10 हो गया। तो अभी भी अपने पास 4 बचेंगे, तो अपने पास आ रहा अगला 3s, तो 3s में अपने पास 2 चले गए, तो 4 में से 2 चले गए किसमें, 3s में, क्योंकि उसमें 2 ही आ सकते थे। अब अगला अपने पास आ रहा 3p, लेकिन 3s तक आते आते अपन 12 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके हैं, तो अपने पास अब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। पी में वैसे तो 6 आ सकते हैं मैक्सिमम तो, लेकिन बचे 2 हैं, तो 2 बचे हैं तो फिर 2 ही रखेंगे पी में, क्योंकि वो तो 6 रख सकता है, तो 2 तो रख ही लेगा। तो ये यस सर। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अपने पास Z इक्वल टू 14 वाले का, 1s2, 2s2, 2p6, 3p2। और इनको फिर अपन हटा देंगे क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि Z इक्वल टू 14 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो तुमको बोलना होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो मैं नेक्स्ट दे रहा था कि Z इक्वल टू 7 का तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और Z इक्वल टू 23 का तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो Z इक्वल टू 7 मतलब अपने पास नाइट्रोजन हो गया, और Z इक्वल टू 23 अपने पास वेनेडियम हो गया। तो मैं एक और चीजें बता रहा था कि कभी कभी तुमसे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 के लिए अपने को फिल कराना है। सर 1:2:2 2p3 1s2 2s2 2p3 23 के लिए भी लिख दो ऐसे ही। तो देखो एक और चीज देख लो, मैं ऐसा चाह रहा था कि तुम बार बार ऐसे नहीं करो कि अपन 3D तक पूरा लिखेंगे फिर गिन गिन के इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ऐसा कोशिश क्या करो कि अपने को ये तो याद ही है, पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, उसके बाद 3d आएगा। ये तो अपने रट रखा है, याद कर रखा है, सर क्योंकि उसमें बार बार 3D 3 हो जाएगा। हाँ 3D 3 हो जाएगा, एकदम सही है। तो देखो अब तुमको ऐसे लिखना है कि सबसे पहले 1s आया, 1s में अपने फिल करा दिया कितने 2, क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रॉन तो 7 है। उसके बाद अपने को पता है 1s के बाद क्या आता है 2s, तो 2s में अपन फिल करा देंगे वापस 2, क्योंकि उसमें 2 ही आते हैं, तो टोटल हो गए 4। इसके बाद अपने पास आएगा क्या 2p। अभी अपने पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने 3, p में कितने आ सकते हैं 6, तो अपने यहाँ पे फिल करा दिए 3। तो इसके आगे अब अपने को जरूरत नहीं है, तो साथ के साथ इलेक्ट्रॉन भी फिल क्या करो, जैसे जैसे सबसे लिखते हुए चलोगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था वैसे थोड़ा किया करो। हाँ, तो ये हो गया अपने पास 7 के लिए नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। इसी तरीके से अपने पास Z इक्वल टू 23 है, तो यहाँ का भी लिखो। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। देखो कि सबसे पहले अपने पास आया 1s, तो 1s में अपने फिल करा दिया 2। उसके बाद आता है 2s, 2s में भी आ जाएंगे 2। उसके बाद आता है 2p, इसमें आ गया अपने पास 6। तो एक चीज तुमको ध्यान हो, तो मैंने बोला था कि 2p तक अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10। तो ये चीज अगर तुमको डायरेक्ट याद है ना, तो बार बार तुमको इलेक्ट्रॉन गिनने नहीं पड़ेंगे। कि जैसे अपने को पता है 23 के लिए फिल कराना है, तो 1s2 अपन भर चुके हैं, 2s2 अपन भर चुके हैं, 2p6 अपन भर चुके हैं, तो अपने को ये पता चल गया कि अभी तक अपन ने 10 फिल कर दिए, अगर याद है तो बार बार गिनना नहीं पड़ेगा वो। ठीक है, अब अपने पास इसके बाद आएगा 3s, तो 3s में वापस आ जाएंगे 2, तो टोटल कितने हो गए 12। इसके बाद आएगा 3p, उसमें अपन भरेंगे 6, कितने हो गए टोटल 18। इसके बाद आएगा 4s, 4s में अपने पास हो गए 2, तो ये वापस कितने हो गए टोटल 20, 10 + 10 20, तो यहाँ तक 20 हो गए। अब अपने पास इसके बाद आएगा 3D, तो 3D में अपने पास कितने आ सकते हैं 10, लेकिन बचे कितने अपने पास 3 ही बचे हुए, क्योंकि 20 को अपन ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, तो मैक्सिमम 10 आ सकता था, तो 3 तो आ ही जाएगा। तो 3D अपने पास क्या हो गया 3। तो ये वेनेडियम था Z इक्वल टू 23, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 7 था अपने पास नाइट्रोजन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन वेनेडियम। डी इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने रहेंगे डी इलेक्ट्रॉन। अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन वेनेडियम, 3 सर कितने 3 आएंगे 3। 3।
तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। ऐसे ही पूछ लेगा कि नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स इन वेनेडियम, तो पी कितने हो जाएंगे अब? 12 12 हो जाएंगे, क्योंकि दो, हाँ 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 पी यूज हो रहा है यहाँ पे। एक तो 2p यूज हो रहा है, एक 3p यूज हो रहा है। 2p भी पूरा भरा हुआ है 6 और 3p भी पूरा भरा हुआ है 6, तो टोटल कितने हो गए 12। इसी तरीके से s पूछता तो क्या जवाब देते अपन? 8 तो वेनेडियम में 8, क्योंकि 1s में भी 2 है, 2s में भी 2 है, 3s में भी 2 है, 4s में भी 2 है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि s में कितने, p में कितने, d में कितने। तो पहले तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तभी बता पाओगे किसमें कितने हैं। तो ये चीज तो हो जाएगी आई थिंक। यस सर। सर हाँ बोलो। सर जब कोई अगर फुल भर जाती है तो सर उसका सिग्निफिकेंस क्या है? वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब जो फुल एकदम भर जाती है, मतलब जैसे सर जैसे 2p किसी का इसकी फुल अपन भर बात गया है। करेंगे। हाँ हमें समझ गया तुम क्या पूछना चाह रहे हो। ये अपन ने जो मैंने नहीं, बोला था और जैसे क्रोमियम। जैसे नोबल गैसेज है सर, उसके लिए कुछ मतलब अलग एक्सेप्शन है? जब पूरा 3 भर जाता हो तब नोबल गैस बनती हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बॉन्डिंग से रिलेटेड है। एक्सेप्शन अपने पास क्रोमियम कॉपर में आएगा, स्टेबिलिटी वाला अपन वहां पे डिस्कस करेंगे 24 ये। 29। हाँ 24 नोबल 29। गैसेस में तो NH2 NP6 होता है ना कॉन्फ़िगरेशन शायद। हाँ NH2 NP6 होता है। ये अपन बात करेंगे, ये पीरियोडिक में बात होगा। तो अभी तुमको क्या करना है, ये चीज अगर समझ में आया है तो तुमको एक टेबल बनाना है, मतलब z इक्वल टू 1 से लेके 30 तक, क्योंकि अपने पास काम आएगा। तो एक बार लिख लोगे तो मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, तुमको समझ में आ जाएगी कि 1 से 30 तक अपन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो तुमको एक कॉलम बनाना है जिसमें तुमको एटॉमिक नंबर लिखना है, इधर तुमको साथ में एलिमेंट भी लिख देना ताकि याद रखे किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर है। तो एलिमेंट लिख लो उसके सामने, जैसे एटॉमिक नंबर 1 लिखोगे तो हाइड्रोजन हो गया, और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये तुमको 1 से लेके 30 तक रजिस्टर में या कॉपी में जिसमें तुम लिख रहे हो उसमें बना लेना है। तो बेसिक बात है कि जो एटॉमिक नंबर वाला है कॉलम छोटा बनेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर लिखना है। एलिमेंट वाला भी कॉलम से छोटा बनेगा, इसमें सिंबल देना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉलम सबसे बड़ा बनाना, क्योंकि उसमें तुमको 3D तक लिखना पड़ेगा लास्ट में जाते जाते। तो 1 से 30 तक तुमको इस तरीके से लिखना है। जैसे अपने पास हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर क्या है 1, यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहला सबसे पहले S उसी में चला जाएगा, दैट इज 1s1। तो इस तरीके से लिख लोगे 1 से लेके 30 तक। अरे हो जाएगा ना ये? हाँ सर हो जाएगा। तो ये लिख लेना। अब इसमें अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस अपने से पूछे जा सकते हैं। तो ये तुम देख लेना 1 से 30 तक तुम कितने पेज में लिख सकते हो, 1 पेज 2 पेज, उसके हिसाब से छोड़ दो जितना भी तुमको छोड़ना है। बाकी एक दो क्वेश्चंस करते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना किस तरीके से तुमको सोल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो इस तरीके से कुछ है कि फाइंड द value of all four quantum numbers for last electron of copper plus। तो देखो अपने को ये इतना ही लिखना सीखना था पीरियोडिक के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी अपने देखा आज। सर कॉपर प्लस यहाँ पे उसकी वैलेंसी 1 प्लस है। अच्छा कॉपर छोड़ दो, क्योंकि कॉपर का एक्सेप्शन है, ये अपन अगली क्लास में सर तो डिस्कस करेंगे, 28 मैं हो अभी जाएगी ना, नहीं ठीक करा तो है उसको। सर? सर Cu प्लस है ना, नहीं नहीं 28 नहीं, हो जाएगी। देखो जो आयन बनाते हैं पहले एलिमेंट का लिखते हैं, उसके बाद आयन का बनाते हैं, वो भी बताऊंगा मैं तुमको। तो इसमें कुछ और ले लो, करो Fe+2 ले लो। चलो ये मैं बता दे रहा हूँ। तो Fe+2 मत एक आयन आ गया अपने पास। तो आयन का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसका वही तरीका अपने को देखो कैसे लिखना है, ये मैं बता देता हूँ। तो तो देखो इलेक्ट्रॉन कम जब कर भी, देंगे लास्ट शेल से। हाँ पहले एटम का लिखेंगे फिर लास्ट सेल से कम करेंगे। सब सेल से नहीं होता इलेक्ट्रॉन, हमेशा सेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सर तो तो अभी अपन स्टार्टिंग में डिस्कस अगर कर कम लेते कर हैं लो इसको। तब भी तो लास्ट ही सेल से कम होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब सेल में देखो क्या हो रहा था कि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, फिर 3D में जा रहे थे। लेकिन सर वैलेंसी तो आउटर मोस्ट शेल लेकिन से होती इलेक्ट्रॉन है अगर ना। निकलेगा तो 4s से पहले निकलेगा, 3D से बाद में निकलेगा।
हाँ, वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल से होता है। जैसे अपन इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे अभी, तो ये अपन लिखा तो था कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, 4s में जा रहे हैं, बाद में 3d में जा रहे हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले 4s से निकालेंगे क्योंकि वो वैलेंस सेल रहेगा फोर्थ वाला। मतलब अगर अपन ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें फोर्थ वैलेंस सेल है। सर जिसका एन ज्यादा होता है उसमें से निकलता है ना इलेक्ट्रॉन? हाँ हाँ, वो तो जिसका एन ज्यादा होता है उसका सेल भी सबसे बड़ा, जब सबसे लास्ट वाला सेल वही होता है। हाँ, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जिसके लिए एन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वहीं से अपने पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे अभी, रुको। तो ये अपने पास Fe+2 है। तो पहली बात तो यहाँ पे आयन आ गया। तो जब भी तुम्हारे पास आयन आ जाता है, चाहे पॉजिटिव आयन आए चाहे नेगेटिव आयन आए, मतलब कैटायन आए चाहे एनायन आए, सबसे पहला काम तुम्हारा ये रहेगा कि तुमको उसका जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फिर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुमको आयन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो एलिमेंट हो गया अपने पास Fe का एटॉमिक नंबर होता है क्या, 26। मतलब अपने को क्या करना है, 26 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कराना है। तो 26 इलेक्ट्रॉन को फिल कराना है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास पहला सबसेल वही वापस 1s आया, 1s में कितने रहेंगे 2, फिर 2s आया, 2s में कितने रहेंगे 2, 2p आया, उसमें कितने रहेंगे 6। ये 10 हो गए यहाँ तक। इसके बाद 3s आएगा, 3s में 2, 3p में अपने पास 6, 4s में अपने पास 2। तो यहाँ तक अपने को पता है कि 20 हो जाता है। तो देखो तुम ऐसे याद कर लोगे ना कि 2p तक 10 होता है, तो अगर तुमको 12 वाला फिल कराना होगा तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि 2p तक तो रहेगा ही, क्योंकि वहां तक तो 10 होता है, उसके बाद आगे अपने को सोचना है। अब यहाँ पे क्या है 26 है, अगर तुमको पता है कि 4s तक 20 आ जाते हैं, तो 4s के बाद क्या आता है 3d। तुम डायरेक्ट सोच सकते हो कि 3d में बाकी बचे हुए चले जाएंगे। वो नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे लिखो, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगी ये चीज कि पहले सारे सबसे लिख लो, उसमें गिन गिन के इलेक्ट्रॉन फिल कराते जाओ। लेकिन ज्यादा आसान ही रहता है कि साथ के साथ इलेक्ट्रॉन फिल करा दो। तो इसलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1s आया उसमें 2 भर दिए, 2s आया उसमें 2 भर दिए, 2p आया उसमें 6 भर दिए, तो टोटल हो गए 10। अपने को 26 फिल कराने हैं। फिर 3s आया उसमें भी 2, 3p आया उसमें भी 6, 4s आया उसमें भी 2, तो यहाँ तक भी कितने हो गए 20। साथ के साथ इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाना कि कितने हो गए। अब अपने पास आ गया क्या 3d। तो अपने पास 4s तक 20 हो गए, 3d में 10 आ सकते हैं, लेकिन अपने पास है कितने 20, तो 20 सॉरी 26, तो 20 तो अपन फिल कर चुके हैं, बचे कितने 6 बचे हैं। तो डी में वैसे तो 10 आ सकते हैं, लेकिन अपने पास बचे कितने 6, तो ये कितना हो जाएगा 3d 6। तो 1s में 2 भरे तो 24 बचे थे, 2s में अपन ने 2 भरे तो अपने पास 22 बचे थे, 6p में सॉरी 2p में अपन ने 6 भरे, तो 2p में 6 भरने के बाद अपने पास कितने बचे थे 16। फिर 3s में 2 भरे तो उसके बाद कितने बचे अपने पास 14। फिर 6p में अपन ने कितने भर दिए, इसमें भर दिए अपन ने कितने 6, तो अपने पास कितने बच जाएंगे ये 8 बच जाएंगे। फिर 4s आया उसमें 2 भर दिए तो 6 बच गए। फिर 6d आया तो उसमें 10 आ सकते थे, लेकिन अपने पास 6 थे, तो 6 के 6 पूरे अपन ने उसमें डाल दिए। तो इस तरीके से लिखते जाना है, साथ में इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना, टोटल इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते जाना है। तो ये तरीका ज्यादा रहेगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, इससे स्पीड बढ़ जाएगी तुम्हारी। बाकी वैसे चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है कि पहले सारे सबसे लिखे तो उसमें गिन गिन के अपन ने इलेक्ट्रॉन फिल करा दिए, उसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, तो ये अपन ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो एलिमेंट का लिखा है, तो मैंने बोला कि अगर तुमको किसी भी आयन का, चाहे कैटायन हुआ चाहे एनायन हुआ, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो पहले जो एलिमेंट है उसका लिखो। तो एलिमेंट का अपन लिख चुके हैं। अब अपने को बनाना है क्या Fe+2 आयन। तो Fe+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा ना, चाहे इलेक्ट्रॉन ऐड करो चाहे इलेक्ट्रॉन निकालो, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा वो हमेशा वैलेंस सेल में होगा। वैलेंस सेल कौन सा रहेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने लिखा है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो वाला सेल तुम्हारे पास क्या रहेगा, वैलेंस सेल रहेगा। तो अगर तुमको वैलेंस सेल पता करना है तो इस सिंपल सा तरीका लिख सकते हो कि वैलेंस सेल क्या है अपने पास, वैलेंस सेल इक्वल टू सेल विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो मैं शॉर्ट में लिख देना ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ये तुमको देखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो जिस सबसेल के लिए n की सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी मतलब वही क्या है, वैलेंस सेल है। तो यहाँ पे देखोगे तो 4s अपने पास क्या हो गया, वैलेंस सेल का सबसेल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकलेंगे 4s से निकलेंगे, उसके बाद मतलब फोर्थ सेल से निकलेंगे, फोर्थ सेल में भी 4s है तो 4s से ही निकलेंगे। अगर मान लो कि तुमको 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालना होता तो जो फोर्थ सेल है उसमें तो सिर्फ 4s भरा हुआ है, तो अगर सिर्फ 4s भरा हुआ है तो s से तो 2 निकाल देते,
तो जब वैलेंस सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अब अंदर वाले से निकलेगा, मतलब फिर थर्ड में अपने को आना पड़ेगा। तो थर्ड में सबसे पहले डी से निकलेगा क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा है। तो पहले अपन 2 ही बना लेते हैं कि अपने पास Fe+2 था, तो Fe+2 अपन ने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब सेकंड सेल से, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वैलेंस सेल से निकलेगा। वैलेंस सेल यहाँ पे कौन सा है, फोर्थ सेल है। फोर्थ में भी क्या है, एस में ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन अपन निकाल देंगे। तो 4s क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s अपने पास हो जाएगा 0 क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। तो 3d सर अपने इसको पास अगर मेंशन ना करे तो 6। किस चीज को मेंशन ना करें? मेंशन करना जरूरी है, हाँ 4 नहीं है करो, 0 है। अच्छा हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये तो अपन ने अभी बनाया इसलिए अपन ने लिख दिया कि इस तरीके से अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अच्छा अब मान लो क्वेश्चन तुमसे -3 पूछ होता लिया तो जाए क्या करते कि सर? सर किससे निकालते फिर तीसरा -3 इलेक्ट्रॉन? या +3? सर +3, सॉरी। हाँ तो +3 होता तो अपने को बताया देखो कि फोर्थ सेल वैलेंस सेल था, तो वैलेंस सेल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि वहां पे 4s ही प्रेजेंट है अपने पास, अपने को 3 निकालने हैं। तो इसमें से 2 निकल जाते 4s में से। तो अब अपने पास क्या होगा, जो फोर्थ सेल था उसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब थर्ड में आना पड़ेगा ना अपने को, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब थर्ड में अपने पास देखो 3 है, एस है, पी है और डी है। तो जिसका एनर्जी ज्यादा रहेगा उससे तो इलेक्ट्रॉन सर पहले डी से निकलेगा। निकाल देंगे एक। हाँ पहले डी से निकलेगा। सर सब तो -3 डी होता, में -3 होता तो फिर अपने को ऐड करना पड़ता। किसमें तो ऐड 8 करते के लिए फिर? तो अपने को, हाँ तो 8 के लिए तो अपन क्या करते, सर उसी में सर डी शेल में बढ़ा देते तो लास्ट इसी में में बढ़ा 3D। देते डी में, जो डी अभी, अब उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना ना तुमको एक तरीके से वापस। ओके सर, तो अगर सर डी पूरा फिल होता, मतलब पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, मतलब कोई वो हाँ ना होता, तो लोकल फिर गैस अपने होता, पास, तो 4 के तो बाद सर यहाँ पे कौन आता है, 4p आता है, तो फिर उसमें डालोगे तुम, ये ध्यान रखना ओके पड़ेगा फिर तो, ओके। इसके बाद 4p आता है। ठीक है, उतनी तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब मेटल्स के लिए आएगा, तो मेटल्स अपने पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही वहां से, तुमको इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ तो ये अपने पास तुमको समझ में आएगा कि केटाइन अगर है तो कैसे अपन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस सेल से ही निकलेगा। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो अब ये अपने पास हो गया Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपने से पूछा क्या है कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सबसे ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो सबसे लास्ट में भरा जाएगा उसी को अपन सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो सबसे लास्ट में अपने पास कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, 3d वाला कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा। अरे समझ में आएगा जो मैंने अभी बोला कि 3d का कोई एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, कि अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा यस सर। एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अपने पास किसमें है, 3d में है ना। यस तो सर। इसी में कोई एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा जो सबसे लास्ट में फिल किया गया होगा। और एक सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना वो सारे सेम एनर्जी के होते हैं। जैसे इसका क्या मतलब हुआ है, जो मैंने लाइन बोली कि जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम रहेगा। 2s में 2 है, इन दोनों का सेम रहेगा। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इन 6 का एनर्जी सेम है। 3s में 2 है, मतलब इन दोनों का भी सेम है। 3p में 6 है तो इनका भी एनर्जी सेम है। और 3d में जो 6 है इनका भी एनर्जी सेम है। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को बात करनी है। तो n की वैल्यू तो अपने पास क्या होगी 3, l की वैल्यू अपने पास d है तो क्या हो जाएगा 2, m की वैल्यू अपने को पता है। अब देखो m की वैल्यू अगर तुमको पता हो तो अपन ने लिखा था कि -L2 + L होती है। और अपन ने एक और चीज लिखा था कि m की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, किसी को कुछ भी दे सकते हो तुम। तो जो अपने पास इस d के अंदर 5 ऑर्बिटल रहेंगे, उनमें से किसी न किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तुम्हारा। थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको कि अपन लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल जो है, उन पांचों ऑर्बिटल्स में किसी न किसी में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। और अपन जब 5 ऑर्बिटल की बात करते हैं, 5 ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू अपन असाइन नहीं करते हैं कि इस ऑर्बिटल के लिए ये m देना है। m रेंडमली कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की अपन बात कर रहे हैं ना, उसके लिए m की पांचों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। -+2 हो सकता है, +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्योंकि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक डी ऑर्बिटल में रहेगा, क्योंकि डी सबसेल में भी 5 ऑर्बिटल है। तो उन पांचों ऑर्बिटल्स
में से किसी एक में प्रेजेंट है तो उस ऑर्बिटल के लिए m की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 5 वैल्यू पॉसिबल है m के लिए। इसी तरीके से अगर अपन बात करें किसकी s, तो s क्या हो सकता है, वो या तो क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, तो ये भी अपन नहीं बता सकते। तो अगर s की है तो दोनों दोनों पॉसिबिलिटी की s प्लस हाफ भी हो सकता है और s माइनस हाफ भी हो सकता है। ये समझ में आएगा तुमको? क्योंकि m और s में अपन फिक्स नहीं करते थे कि इस ऑर्बिटल को ये m वैल्यू देनी है या फिर इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे s का ये देना है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपन देख के थोड़ी ना बता पाएंगे। वो तो अपने को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज रहेगा एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो एक को प्लस हाफ बोल देंगे एक को माइनस हाफ बोल देंगे, लेकिन ये नहीं पता किसको प्लस हाफ है किसको माइनस हाफ है। तो इस तरीके से अपने को वैल्यूज देनी होती है। तो n और l तो तुम एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू दे सकते हो, लेकिन m और s में तुम डिसाइड नहीं कर सकते। तो वहां पे तुमको जितनी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है सब वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। हाँ बोलो। सर स्कूल में पढ़ा था कि पहले सारे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू होती है। तो सर ऐसा नहीं लिख सकते कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे, फिर लास्ट वाला जो होगा वो पहले में आएगा? नहीं, तो वो जो अपन पहले में लिखते हैं ना, जरूरी नहीं है पहले में तुम लिखोगे, वो किसी में भी आ सकता है 5 में से। तो अच्छा दिखे अपने को, इसलिए ये तुमको तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। अभी अपन ने वो डायग्राम बनाना नहीं सीखा है ऑर्बिटल ये सर डायग्राम। उसमें एक्सचेंज होता रहता है ना इलेक्ट्रॉन ऐसे? हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। जैसे तुमने बोला, मतलब जिसने डाउट पूछा उसी के लिए बता रहा हूँ स्पेसिफिक, कि जैसे अपन ने बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए, तो जो तुम छठा इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर रहे हो ना, जरूरी नहीं तुम इसी में रखो, किसी में भी रख सकते हो। 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी का है। वो तो अपन अपने को दिखने में अच्छा लगे इसीलिए अपन वैसा बना देते हैं, बाकी कोई रीजन नहीं है वहां पे कि अगर मैं इसको बीच में बनाऊंगा तो तुमको अजीब सा लगेगा ये। तो तुम 5 में से किसी में भी रख सकते हो छठे को भी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि m की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। तो तुमको ध्यान ऐसे रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी अगर बात करना है तो m की जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारी लिख दो, और s की जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी लिख दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उसमें से, क्योंकि अपन ये फिक्स नहीं किया था। अभी समझ में आया क्या? यस सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अपन n और l को तो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन m के लिए जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारे कंसीडर करनी पड़ेगी, और s के लिए तो 2 ही वैल्यूज हो सकती, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो वो भी दोनों पॉसिबिलिटी को अपन हर टाइम काउंट करेंगे। तो ये है अपने पास। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? सर ऐसे एक और एग्जांपल दे दीजिए। एक और एग्जांपल दे देते। अभी क्लियर हुआ ना? लेकिन अरे क्लियर हुआ? यस सर। हाँ बोलो। यस सर। चलो तो ऐसा एक और एग्जांपल तुमको दे देते हैं। देखो एग्जांपल तो काफी सारे बन जाएंगे, लेकिन अभी वही कराएंगे जो तुमको समझ में आ जाए इजीली। हाँ तो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखो ये तुम खुद से करने की कोशिश करो कि फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with clockwise spin नहीं, इसको रहने दो, एक कैसे करो। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ n plus l with n plus l equal to 2 in argon atom। हाँ, तो आर्गन के लिए तुमको बात करना है जहां पे तुम्हारे पास क्या हो जाए, n plus l equal to 2 हो जाए। तो सबसे पहला काम तो रहेगा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। मैं बताता हूँ, तुम करते चलो। अच्छा, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है पहले तो बताओ। 18। 18। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के बताओ उसका क्या आएगा। सब लोग करो। 3p6 तक। सर 3 में फुल रहेंगे 3 वाले, 3p6। 3p6 तक जाएगा, बहुत बढ़िया। तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा, मैं लिख के बता देता हूँ कि आर्गन की अपन बात कर रहे हैं। 1s2
2s2 2p6 यहाँ तक 10 हो गया। उसके बाद 3s है, इसमें 2 3p है 6, तो टोटल हो गया 18। अब देखो अपने से बोला क्या गया कि सर n आंसर प्लस 2 एल आएगा। इक्वल टू 2 सर आंसर 2 है। निकाल रहे अभी, ये मैंने अभी रेंडमली बनाया क्वेश्चन। हाँ, तो अपने को पूछा क्या गया, n प्लस एल इक्वल टू अपने पास 2 है, तो जब n और l का समेशन 2 होना चाहिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की अपने को बात करनी है। तो पहले अपन क्या करेंगे, जितने भी सबसेल है सबके लिए n की वैल्यू लिख दो। यही तरीका रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। तो तरीका देख लो तुम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं n प्लस एल प्लस एम इक्वल टू 3, तो पहले अपन n प्लस एल वाला ही लिया है। तो अपने को दिया कि n प्लस एल इक्वल टू अपने पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि n प्लस एल इक्वल टू 2 होना चाहिए अपने पास, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की अपने को बात करनी है। तो अपने को क्या करेंगे, जितने भी सबसेल है सबके लिए n की वैल्यू रख लेंगे और सबके लिए l की वैल्यू भी लिख लेंगे। तो n के अगर लिखें तो यहाँ पे 1 है, 1s के लिए, 2s के लिए 2 है, 2p के लिए 2 है, 3s के लिए 3 है और 3p के लिए 3 है। l की वैल्यू लिख लो, 1s के लिए तो 0 हो गया, 2s के लिए 0 हो गया, 2p के लिए 1 हो गया क्योंकि p है, 3s वापस s है 0, p है वापस, तो गया अपने पास क्या 1। तो n प्लस एल अपने को करना है। तो जब n की वैल्यू अपन लिख चुके हैं, l की वैल्यू अपन लिख चुके हैं, तो आप देखो कि कितने हैं जिनके लिए n प्लस एल 2 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो n प्लस एल अपने पास क्या आ गया 1, यहाँ पे देखोगे तो 2, यहाँ पे देखोगे तो 3, यहाँ पे देखोगे 3, यहाँ पे देखोगे तो 4। तो अपने से क्या पूछा था कि n प्लस एल इक्वल टू 2 वाले कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ एक ही सबसेल है जिसके लिए n प्लस एल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि कौन सा है 2s। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास 2, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2s सबसेल। समझ में आया क्या ये? तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या हो गया 2। अरे समझा? यस सर। अगर मान लो तुमसे पूछ, हाँ अगर मान लो तुमसे पूछ लेता n प्लस एल इक्वल टू 3, तब क्या हो जाता आंसर? सर 8 सर 8 8, क्योंकि n प्लस एल इक्वल टू 3 की अपन बात करें तो 2 सबसेल है अपने पास जिनके लिए n प्लस एल क्या है 3 है। कौन कौन सा, एक तो 2p है, एक 3s है। तो इन दोनों सबसेल के लिए अपने पास n प्लस एल 3 है। तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो भी पूरा भरा हुआ है, और 3s में भी अपने पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो भी पूरा भरा हुआ है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी मैंने पेपर में ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, तो तुमको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो तुम क्लास नोट्स पढ़ जाओगे तब भी तुम्हारी चीजें बन जाएगी। 1-2 क्वेश्चन है, ज्यादा भी नहीं है। मेडिकल में 3-4 है और जेई वालों के लिए 1 या 2 होगा। हाँ, तो क्लास नोट से रिलेटेड ही है, मतलब अगर क्लास नोट अच्छे से पढ़ जाओगे तो चीजें हो जाएगी। मतलब बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर प्रैक्टिस नहीं की थी। तुम्हें पहले बता देना उस चीज के लिए कि तुमको क्लास नोट्स देख लेना, उसी में काम बन जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन डाले मैंने इस तो बार। क्वांटम नंबर आ रहा है, मतलब हाँ क्वांटम नंबर टेस्ट में देंगे आप? हाँ, वो थोड़ा डाल दिया था ना कि पीरियोडिक टेबल, तो उसको पढ़ा, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए। पर इस मकसद से डाला मैंने कि तुम दिवाली की छुट्टियों से पहले एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। दिवाली के बाद ही पीरियोडिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तो पता चला कि दिवाली के बाद आए सब कुछ भूल गए, इसको छोड़ दिया टेस्ट के चक्कर में। तो एक बार रिवाइज कर जाना बस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आसान पढ़ते हैं अगर तुमको चीजें समझ में आती है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो अपन ने भी किया, n प्लस एल इक्वल टू 2। तो तुमको हमेशा यही करना है कि जो भी एलिमेंट तुमको गिवन है उस एलिमेंट का क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। और जो तुमको बोला गया है, जैसे यहाँ पे n और l के लिए बात हो रही थी, तो सब सेल के लिए n की वैल्यूज रखी, सब सेल के लिए जितने भी सेल थे सबके लिए n की वैल्यू लिखी, जितने भी सब सेल थे सबके लिए अपन ने l की वैल्यू लिखी, और फिर देखा दोनों को ऐड करके इसके लिए 2 आ रहा है। ऐसे ही कभी कभी n प्लस एल प्लस एम भी कर लेता है। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, जब वो m को कंसीडर करने लगेगा, तब तुमको भी थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आना चाहिए, जैसे भी अपन बना रहे थे। किसी ने पूछा था किस तरीके से पेयरिंग करा देंगे, उसके लिए 2-3 रूल्स और हैं, उनको अपने को पढ़ना पड़ेगा पहले। तो अभी अपन पढ़ लेते हैं। वैसे टाइम कितना है, अभी है 10-15 मिनट। तो रूल्स तो लिखा देता हूँ एटलीस्ट, फिर अपन डायग्राम बनाना सीखेंगे। या अपन एक चीज कर लेते हैं, क्रोमियम और कॉपर का जो एक्सेप्शन है उसको पढ़ लेते हैं पहले। यस सर। हाँ, तो कंटिन्यू हो जाएगा ये। ऑर्बिटल डायग्राम बाद में देख लेंगे, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी पीरियोडिक टेबल में। तो देख लेंगे, अगर मन करेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे एटॉमिक के साथ। वैसे कर लेंगे, ज्यादा सही वही रहेगा, उसमें आधा घंटा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, तो अपने पास जो अपन ने n प्लस एल रूल लिखा था ना, तो इस n प्लस एल रूल के
जैसे पहले बोल चुका हूँ कि मेनली अपन एटॉमिक नंबर 30 तक ही बात करेंगे। 30 तक अपने पास 2 एक्सेप्शन आते हैं, तो हेडिंग तुम वही डालो कि एक्सेप्शन ऑफ N+L रूल, या अबव प्रिंसिपल वो भी लिख सकते हो। एक्सेप्शन ऑफ अबव प्रिंसिपल या N+L रूल, ज्यादा अच्छा इसे लिख लो अबव प्रिंसिपल। हाँ, तो इसका एक्सेप्शन अपने को देखना है। तो अप टू z इक्वल टू 30 ही अपन बात करने वाले हैं। वैसे अपन जैसे मैं टोटल बोला, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को याद नहीं है, मतलब 10 से 12 एलिमेंट्स होते हैं जिनके लिए एक्सेप्शन आता है, जो मतलब इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन अपन मेनली 30 तक ही बात करते हैं। तो अप टू z इक्वल टू 30 तक अगर अपन बात करें तो z इक्वल टू 30 तक अपने पास क्रोमियम और कॉपर है। एक्सेप्शन क्रोमियम में आता है और कॉपर में आता है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, मतलब जो अपन ने अभी एनर्जी देखी थी सब सेल की, वही 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, उसके हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल कराएंगे, फिर अपन देखेंगे एक्सेप्शन क्या है, फिर वो तुमको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे फिल कराना है, ऐसे नहीं कराते, और क्यों आ रहा है उसका रीजन लिखेंगे। फिर अपन जितना हो पाएगा इससे ज्यादा होगा, इतना हो जाए वही काफी। हाँ, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ क्रोमियम के लिए। तो पहला एक्सेप्शन अपने पास क्रोमियम में है। तो एक और चीज है जो 1 से 30 के लिए मैं तुमको बोला लिखने के लिए, तो उसमें वही करना। क्रोमियम के लिए अभी अपन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं, ये वाला लिखना, फिर तो अपन पढ़ ही ले रहे। तो पहला एक्सेप्शन z इक्वल टू 24 लेट इज क्रोमियम में आता है। तो अगर अपन क्या करें, जो अपन ने ऑर्डर लिखा था उसके हिसाब से अगर अपन 24 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कराते हैं, मतलब एक तरीके से अपने पास जो एक्सपेक्टेड सर 3d5 इलेक्ट्रॉनिक 3d4 कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था। हाँ, देख लेते हैं। जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था कि 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है। तो इलेक्ट्रॉन फिल कराना स्टार्ट करो कि सबसे पहले अपने पास क्या आ गया 1s, तो इसमें 2 आ जाएंगे, 2s में 2 आ जाएंगे, 2p में 6 हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया अपने पास कितने 10, अपने को फिल कराने कितने 24। आगे 3s आ गया, 3p में 6, 4s में 2, ये कितने हो गए 20 हो गए यहाँ तक। अगला 3d आ गया, 3d में कितने आएंगे 4, तो 24 हो गए। तो अपने पास होना तो ये चाहिए था, एक्सपेक्टेड तो ये था कि अपने पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d4 होना चाहिए, सॉरी 3d4 होना चाहिए था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे होता क्या है कि जो s का जो एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। रीजन वही रहेगा स्टेबिलिटी का, क्योंकि जो नया कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो जब s का एक इलेक्ट्रॉन उठ के d में चला जाएगा 4s से 3d में, तो 4s का हो जाएगा अपने पास 1 और 3d हो जाएगा अपने पास 5। तो एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो ऐसा कुछ आता है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जा रहा है, तो अपने पास ये तो अंदर वाले तो ऐसे रहेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s का एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला गया तो ये बन जाएगा 4s1 और वो हो जाएगा 3d5। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जो वेरिएबल वैलेंसी का रीजन पढ़ते हैं कि पेनल्टिमेट शेल से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये इसी वजह से होता है क्या, इसी से रिलेटेड है क्या थोड़ा? वेरिएबल वैलेंसी का रीजन कुछ और होता है। वहां पे जो सबसेल्स होते हैं वो बराबर एनर्जी के आ जाते हैं, वो जेड इफेक्टिव से रिलेटेड है, वो अपन जब पढ़ेंगे उसमें बात कर लेंगे। ओके सर। हाँ, तो अपने पास ये वाला जो सर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है कोई ये फैक्टर होते जो सर इसको ऐसे मतलब कि चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन? सर 4s1 3d5 हो गया जो, मतलब नहीं समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ। सर जैसे ये नॉर्मल क्यों नहीं सर, कोई तो फैक्टर या रीजंस होंगे ना जिससे चेंज देखो हो हर गया। चीज के लिए रीजन होता है वही स्टेबिलिटी। अब तुमको ये सब इनऑर्गेनिक न्यूज मैंने बोला था कि जो चीज होती है उसको अपन देख के फिर उसका रीजन अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो क्रोमियम में ऐसा मिल रहा है, रीजन अपन स्टेबिलिटी ही बोलेंगे हर जगह, कि
कोई भी सिस्टम जो होता है अपना एनर्जी मिनिमम रखना चाहता है ताकि उसका स्टेबिलिटी क्या रहे, मैक्सिमम रहे। तो एनर्जी जितना कम रहेगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा रहेगा। तो इस वाले पैटर्न में अपने पास एनर्जी कम है इसलिए अपने पास ऐसा होगा। तो एनर्जी अपन आगे डिस्कस सर करेंगे। यहाँ हाफ पे फील्ड इलेक्ट्रॉन वाली ऑर्बिट से ज्यादा स्टेबल रहती है इसलिए ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो यस सर, एनर्जी वो से रिलेटेड सिमेट्री है के ना। कारण। सर दोनों हाफ फील्ड सिमेट्री है ना और इसमें। हाँ, दो रीजन होते हैं, एक तो सिमेट्री और एक यहाँ पे अपन नया टर्म डिफाइन करेंगे एक्सचेंज एनर्जी। तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन इसके लिए अपने को एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा, तो वो अपन सीखेंगे। तो ये अपने पास हो गया। तो जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला है। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि 1s 4s1 और 3d 5 होता है एक्चुअल में। इसी तरीके से अगर अपन बात करें सेकंड किसका, कॉपर का। तो कॉपर के लिए अगर अपन बात करें तो कॉपर के लिए जो एटॉमिक नंबर है Z, वो अपने पास कितना हो गया 29। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फिल कराएंगे तो वही था अपने पास कि 3D से पहले तक अपने पास 20 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 3D में 10 आ सकते थे, अपने पास 9 बचेंगे तो 3D 9 आ जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। तो वही अपन लिखते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या था यहाँ पे, जो जैसे अपन नॉर्मल लिख रहे थे वैसा आएगा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अपन वही लिखेंगे कि 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, यहाँ तक 10 हो गए, अपने को 29 फिल कराना है। फिर 3s2 है, 3p6 है, 4s2 है, यहाँ तक 20 हो गए। फिर अपने पास क्या हो गया 3d, इसमें कितने आ जाएंगे 9। ये अपने पास 29 हो गए। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी कि s का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये उठ के चला जाता है किसमें, d में। तो एक्चुअल में होना ऐसा चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेड ये था कि ऐसा आना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में जो आ रहा है वो क्या है, तो वो अपने बता ही दे कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें उठ के उधर चला जाएगा। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये अपने पास अंदर वाले जैसे रहेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये बन गया 4s1, इधर हो गया 4d10। ठीक है। रीजन अगर अपन देखें एक्सप्लेन करने के लिए अभी अपने को और चीजें पढ़नी पड़ेगी, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा अभी। तो देखो डिफरेंस अगर तुम इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे जो 4s और 3d4 था, तो 4s तो क्या है फुल्ली फिल्ड है कि 2 इलेक्ट्रॉन है s में। अच्छा अगर s सबसेल की अपन बात करें, कोई भी s सबसेल है ns, तो s में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो s में मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, या तो 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि s या तो क्या रहेगा हाफ फिल्ड रहेगा या फुल्ली फिल्ड रहेगा। अच्छा हाफ फिल्ड का मतलब होता है कि टोटल में से, अच्छा ये भी देख लेते हैं हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, पहले तो इसकी बात करते हैं अपन। सर आज सर थोड़ा जल्दी चल छोड़ दीजिएगा, अब थोड़ा सिर के ऊपर से निकलने लगा है। ऐसा है क्या? देखो आसान आसान चीजें पढ़ेंगे अभी, रीजन अपन फिर छोड़ देते हैं अगली क्लास में देखेंगे। तो ये तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन था, इसका रीजन क्या है वो अगली क्लास में देख लेंगे कि ये एक्चुअल ऐसा है। तो ये वैसे तो करना तो याद ही है, रीजन भी याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी रीजन पूछ लेता है। तो एक्चुअल ऐसा है, तो जो टेबल तुम वहां पे बनाओगे वो ऐसे ही बनाना, और जो टेबल में कॉन्फ़िगरेशन लिखो इन दोनों के लिए ऐसा ही लिखना क्योंकि ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा बाकी सब में वैसा ही चलेगा जैसा अपने नॉर्मल बोल रहे थे। तो ठीक है, तो अपन फिर कुछ और ही डिस्कस कर लेते हैं, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड छोड़ देंगे 5-10 मिनट बाद कि हाफ फील्ड वैसे अपना सिलेबस पीछे है इसलिए अपने जल्दी छोड़ने की दिक्कत हो जाती है। पिछला क्लास नहीं हुआ अपना हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो देखो जैसे अपन ने देखा था आगे, पहले अपन ने बात किया था जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखना स्टार्ट किया था कि जैसे अपन s की बात करें तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। तो फुल्ली फिल्ड का तो मतलब समझ में आ रहा होगा कि पूरा भरा हुआ है वो। तो अगर s में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए मतलब ये क्या होगा फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। p में अपने पास 6 आ जाए तो ये भी फुल्ली फिल्ड बोलेंगे, और d में अपने पास 10 आ जाए तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो ये अपने पास सारे क्या है फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं FF से लिखता हूँ फुल्ली फिल्ड को जनरली, तो ये ध्यान रखना। और हाफ फील्ड मतलब क्या होगा कि जितना मैक्सिमम आ सकता था उसका आधा है। और अगर हाफ फील्ड की अपन बात करेंगे तो S के लिए अपने पास क्या हो जाएगा 1, P के लिए अपने पास क्या हो जाएगा 3, और D के लिए अपने पास क्या हो जाएगा 5।
ये सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गए, हाफ फील्ड हो गए। तो फुल्ली फील्ड बोलूं तो एस में क्या होंगे 2, पी में कितने रहेंगे 6, डी में कितने रहेंगे 10। हाफ फील्ड अगर मैं बोलूं तो इसमें कितना रहेगा, जितना आ सकता था मैक्सिमम उसका आधा मतलब 1। पी में मैक्सिमम 6 आ सकते थे, उसका आधा मतलब 6। डी में मैक्सिमम 10 आ सकते थे, उसका आधा 5। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो ये क्या है, हाफ फील्ड है। अच्छा एफ की अगर अपन बात करें तो एफ में कितना लिखोगे फुल्ली फील्ड में? 14। 14 सर 14। हाँ तो NF 14, कभी कभी 14 की एफ की भी बात हो जाती है, ये भी क्या हो गया फुल्ली फील्ड। और हाफ फील्ड में 7 होगा सर। NF 7। NF7। तो जो NF7 कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। और इनके अलावा अगर कोई और कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको अपन बोलते हैं पार्शियली फील्ड, मतलब ना हाफ फील्ड है ना फुल्ली फील्ड है, तो उसको अपन बोल देते हैं पार्शियली फील्ड। तो अदर कॉन्फ़िगरेशंस आर पार्शियली फील्ड। तो चाहो तो 3 तरीके से अपन क्लासिफाई करते हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन को। स्टेबिलिटी से रिलेटेड है तो ये अपन थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम पहले बनाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद इन सब के रीजन अपन पढ़ पाएंगे। तो मैं अभी बताता, लेकिन अब तुमके ऊपर से जा रहा तो अपन नहीं करेंगे, इसको बाद में करते हैं। वैसे वो आधा रह जाता है इसलिए मैं कंप्लीट नहीं करना चाह रहा था उसको। हाँ तो अदर कॉन्फ़िगरेशंस ऐसा लिख लो, जो बाकी बचे अदर कॉन्फ़िगरेशंस कुछ भी पॉसिबल है। जैसे पी में हो गया 1 2 4 5, क्योंकि 3 6 तो ये हो जाएगा। डी में हो गया 1 2 3 4 5 ऐसा हो गया, तो 6 7 8 9 ऐसा। तो जो अदर कॉन्फ़िगरेशन है उनको अपन क्या नाम देंगे, पार्शियली फील्ड। तो ये है अपने पास, इस तरीके से स्टेबिलिटी के हिसाब से अपन इनको दिखाते हैं। और इनके स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा कुछ होता है, क्यों होता है ये अपन अब बाद में ही देखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर अपन देखें तो पार्शियली फील्ड का सबसे कम होता है, उसके बाद हाफ फील्ड होता है, फिर अपने पास फुल्ली फील्ड होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन को अपने क्लासिफाई कर दिया, उनका स्टेबिलिटी देख लिया। वो तो जो ये अपने स्टेबिलिटी देखा इसका रीजन समझेंगे, फिर उसी को अपन क्रोमियम कॉपर से भी रिलेट कर देंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। तो फिर इतना ही रखते हैं अपन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे।